आ गया है क्या लाइव? क्या मैं लाइव आ गया हूं? मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि मैं लाइव हूं कि नहीं हूं। मेरा नाम रविंद्र कांत त्यागी है और मैं पहले की तरह आपको दोबारा अपनी ही आवाज में अपनी कहानियां सुनाना चाहता हूं। दरअसल अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं या एक कवि बनना चाहते हैं या प्रस्तर शिल्पकार बनना चाहते हैं या चित्रकार बनना चाहते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सबसे पहली आवश्यकता जो आपकी है, वो है आपके हृदय में संवेदनशीलता होना। अगर आप संवेदनशील नहीं हैं और घटनाओं को पढ़ना नहीं जानते, तो आप एक अच्छे लेखक कभी नहीं बन सकते। और दूसरी शर्त तो है ही कि आपके पास शब्द होने चाहिए। संवेदनशीलता और शब्द आपको एक अच्छा लेखक बना सकते हैं। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी कहानी थोड़ा सा मेरी संवेदनाओं से ज्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे हो सकता है कि पता नहीं मैं कैसे सुना पाऊंगा। मगर पहली कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कहानी नहीं बल्कि कहा जाए कि एक किस्सा है। मेरे एक इंजीनियर मित्र थे जो आज से 40 साल पहले बिहार में जॉब करते थे। एक बांध बनाने का काम चल रहा था, तो उनका बताया हुआ ये सच्चा किस्सा है। इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। मेरी अपेक्षा है कि आप अधिक से अधिक जुड़ जाएं, तो मैं अपनी कहानी शुरू करूं। और पहली कहानी, इंसान को तमंचा बनते देखा है कभी। पहली कहानी का नाम है इंसान को तमंचा बनते देखा है कभी। तब झारखंड नहीं बना था। मैं नया नया इंजीनियर बनकर बिहार के इंटीरियर में एक डैम के निर्माण की नौकरी पर पहुंचा था। एकदम अलग क्षेत्र, अजनबी सा वातावरण, नदी के उस पार विशाल जंगल और इस पार एक गांव। असमानता, गरीबी और सरकार की उपेक्षा व भुखमरी से जूझता हुआ इलाका। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एकदम अलग वातावरण, भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति। किंतु इसके उपरांत भी लोगों के भलेपन का कहो या भोलेपन का कहो, दीन दुनिया की दुनियादारी से दूर होने के कारण मुझे वहां किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। विपन्नता का यह आलम था कि लोग मात्र एक कटोरी भात के लिए पूरे दिन बेगार करने को तैयार हो जाते थे। एक दिन साइट पर काम करने में मग्न था कि पीछे से किसी ने बुशर्ट का कोना खींचा। वो लगभग एक 12 साल का लड़का था। चिथड़े हो गए मलिन कपड़े, कुपोषण में धसी हुई आंखें और बेनूर सा चेहरा। क्या है? काम करने दो भाई। क्या चाहिए? हटो यहां से। मैं भीख वीख नहीं देता, चल भाग। मैंने रूखेपन से कहा। भीख नहीं, काम चाहिए बाबू, उसने मासूमियत से कहा। अबे अपनी शक्ल तो देख ले, नाक पूछने का शहूर नहीं है यार, काम करेंगे। तो मैं कल कल से काम पर आ जाऊं बाबू, बहुत मेहनत करूंगा। अरे बड़ा जिद्दी है रे नलायक, चल भाग यहां से। तू बच्चा है अभी, निकले हैं काम ढूंढने। अबे कोई और बड़ा नहीं है घर में कमाने वाला? मेरी वही मेरठ के क्षेत्र की अक्खड़ भाषा। बाप था साहब, अब नहीं है। ओह, और कोई नहीं है घर में? माँ है साहब, कभी कभी काम मिलता था पर। वो बोलते हुए झिझक रहा था। पर क्या? अच्छा जा, काम करने दे मुझे। मैं खुद एक सरकारी नौकर हूं, तुझे काम कहां से दूंगा? ठेकेदार माँ को काम देता था,
पर सोने सोने को कहता था, सोने को कहता था। तो अरे अरे क्या बोलता है रे, सोना मतलब वैसा। मैंने पहली बार उस बालक की ओर गौर से देखते हुए, इस बार आत्मविश्वास और स्वाभिमान से उठी हुई उसकी निगाहें जमीन की ओर झुकी हुई थी। अरे काम करने दे, हमारे पास काम देने की कोई व्यवस्था नहीं होती बच्चे। सरकार देती है या ठेकेदार देता है। भूखा है क्या? चल तुझे चाय पिलाता हूं वहां टपरी पर। मुफ्त में? माँ कहती है कि मुफ्त में कुछ नहीं होता, कीमत चुकानी पड़ती है। अबे चल, छोटी सी उम्र में टपर टपर जबान चलाता है। मुझे भी पीनी है चाय। चल वहां बेंच पर बैठकर चाय पीते हैं। मैंने उसे चाय के साथ एक बंद खिलाकर भेज दिया। उसके बहुत दिनों तक वह लड़का दिखाई नहीं दिया। मेरे भी याद करने का कोई कारण नहीं था। रोजमर्रा के तनाव में मैं उसे भूल भाल गया। बड़े दिनों के बाद एक दिन सीधा ऑफिस में चला आया। उसके हाथ में कपड़े की पोटली सी थी। बिना कुछ बोले मेरी टेबल पर रखकर कपड़े की पोटली खोलने लगा। मैंने घुर्रा कर कहा, क्या क्या है भाई, क्या खोल रहे हो? अरे ये ऑफिस है, देखते नहीं यहां इस तरह। वो बिना कुछ बोले अपना काम करता रहा। पोटली के भीतर से एक मिट्टी के कुल्हड़ में बैंगन का भरता जैसा कोई सब्जी और तेंदू पत्ता में बंधी हुई 4 बाटी गरम गरम भाप उड़ाती हुई। चोखा बाटी लाया हूं साहब, माँ ने भेजा है। गांव की औरतें कहती हैं कि मेरी माँ जैसी चोखा बाटी कोई नहीं बनाती। अरे भाई इसकी कहाँ जरूरत थी। अ, अच्छा मैं खा लूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मणि, मणिशंकर नाम है बाबू हमरा। वह मुड़कर जाने लगा। मैंने पीछे से देखा कि उसकी पीठ पर फटी कमीज के 2 भागों को एक पतली सी पट्टी भर उलझाई हुई थी, अन्यथा वो भाग फटकर अलग गिर पड़ता। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी को इस उम्र में क्या हो गया था? दारू वारू पीकर मर गए होंगे। उसने एक बार बुड़कर गुस्से से मेरी तरफ देखा। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो जाती थी। फिर कुछ सहज होकर बोला, कोयला की खदान में काम करते थे बाबू, वहीं मर खप गए। माँ कहती है देह भी नहीं मिली। ठेकेदार वहीं दबा देता है खदान में या नदी वदी में फेंक देता है। फिर मुआवजा नहीं देना पड़ता ना। सुनो, तुम कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं कर लेते भाई? धीरे धीरे जवान हो रहे हो। बंबई पंजाब जाना पड़ता है बाबू, वहां भेजती नहीं। यही छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, दाल भात मिल जाता है। काम? अरे यहाँ कौन सा काम है भाई? यहाँ तो इतनी भुखमरी, काम यहाँ कहाँ है? यहाँ तो ये कौन सी मजदूरी मिल जाती है। मैं और माँ 3 कोस दूर रेलवे लाइन के किनारे कोयला बीन लाते हैं, रोटी मिल जाती है। पर कभी कभी पुलिस डंडा मारती है। मैं तो भाग जाता हूँ साहब। पर माँ को एक दिन बड़ी जोर से लगा। उसने बच्चों जैसी मासूम हंसी हंसते हुए बताया। माँ को डंडा लगने की घटना को वो ऐसे बता रहा था जैसे कबड्डी के खेल में हार जीत का जिक्र कर रहा था। जैसे ताकतवर को पीटने का और कमजोर को पिटने का विधान बनाकर ही विधाता ने दृष्टि की रचना की और उस मासूम ने उसे ही नियति मान लिया हो और सहज स्वीकार कर लिया। फिर कभी वो पके हुए शहतूत लिए चला आता, कभी महुआ के फूलों की सब्जी, कभी कैद के फल, तो कभी घर में ब्याई हुई गाय की खीस। इस अभाव के जीवन के उपरांत भी बढ़ती उम्र में उसका वनवासी शरीर बलिष्ठ होता जा रहा था। ऐसे कठोर जीवन में भी उसके चेहरे पर एक निष्पाप सी मुस्कान रहती थी। अनजाने ही उस पितृविहीन बालक को अपने मन में एक स्नेह का रिश्ता गढ़ लिया था मैंने। न जाने क्यों मुझे भी उस पर बड़ा वात्सल्य सा आता था। पर कई बार मन करता कि काश मैं उसके लिए कर पाऊं, मगर भला क्या कर सकता था। फिर वो नहीं आया। बहुत दिनों तक नहीं आया। कई साल गुजर गए। मेरी भी प्रमोशन हो गई थी और काम काज बढ़ गया था। इतनी व्यस्तता में
किसी एक बालक के बारे में सोचने का कोई कारण भी नहीं था। एक दिन दरवाजे पर आवाज आई, प्रणाम बाबू साहब। इंसान शक्ल तो भूल सकता है पर आवाज नहीं भूलता। मैंने चौंक कर कहा, अरे इतने दिनों कहाँ रहा मणि? बड़े बड़े दिनों बाद दिखाई दिया। अरे जवान पट्टा हो गया है तू तो, मूछें ऊंचे निकल आई हैं। वहां काम लग गया है बाबू। बड़ा काम है पर थोड़ा छुप छुपा कर रहना पड़ता है। अरे ऐसा कौन सा काम है इसमें छुप कर रहना पड़ता है भाई? कोई 2 नंबर का काम तो तुम नहीं करने लगा नालायक? अरे नहीं बाबू साहब, काम एकदम पक्का और पैसा भी टनाटन। एक भुईहार को मार दो तो 300 रुपया देता है। ठाकुर का 350, लाला का 400। एकदम नगद, ना उधार ना उधार। मार दो मतलब क्या मार दो? मेरी आंखें फैल गईं। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। आज भी उसके चेहरे पर वही वनवासी सरल मुस्कान मौजूद थी। गोली मार दो जी, गोली और क्या? उसने एकदम सहज भाव में कहा। मतलब हत्या? तुम हत्या की बात कर रहे हो? तुम हत्या कर देते हो? तब मुंह का है बाबू। काम है, पैसा मिलता है, और अपना तो ना गोली ना बंदूक, सब वही तो देता है जंगल वाला साहब। उसने एक लंबी नाल का देसी कट्टा निकालकर मेरी टेबल पर टिका दिया। अरे ये सब तो बड़ा संगीन अपराध कर रहे हो तुम। जुर्म है। किसी दिन मारे जाओगे या जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये सब कौन सी जिंदगी तुमने? अरे बाबू, जिंदगी है तो पेट तो भरना चाहिए, वरना मौत से बदतर हो जाती है जिंदगी। कभी भूख देखी है आपने? पेड़ पत्ते, कागज कलम, हथौड़ा फावड़ा और ये बंदूक, सब में रोटी ही दिखाई देती है। फिर थोड़ा रुककर और सहज होकर हंसता हुआ उत्साह से बोला, साथ में एक दो काम अपना भी निपटा लेता हूं बाबू साहब। गोलियों का हिसाब नहीं मांगते जंगल वाले बाबू। एक दिन वो जो ठेकेदार रहा ना, जो माँ को सोने को कहता था, निपटा दिया ससुरे को। फिर वो कुछ सोचता सा, कुछ पल चुप रहा, दोबारा बोला, काम बहुत है बाबू साहब, जितना भी करो, जितना मर्जी आए कमाओ। देखिए बाबू साहब, ये पर्चा दिया है, जितने नाम लिखे हैं किसी को भी मार दो और नगद पैसा ले जाओ। पर पर तुम उनसे पूछते नहीं कि मरवाते क्यों हो लोगों को? हत्या इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा पाप। वो जंगल वाला साहब कहता है कि तुम्हारा जिंदगी इन्हीं लोगों ने खराब किया है। इनको निपटा देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे। हमको भी हर बैल मिलेगा, हर मतलब हल, जमीन मिलेगी। फिर वो जमींदार है ना, वो हमारी चाकरी करेगा। फिर कोई पुलिस वाला कुत्ता 15 साल के बच्चे का जिस्म नहीं टटोलेगा साहब। वो खदान वाला ठेकेदार हमारे पांव में पड़कर भीख मांगेगा। फिर मेरी माँ को कोई हरामखोर, और उसकी आंखों के डोरे लाल हो गए। ओह, दिखाना जरा ये पर्चा। किस किस किसका नाम लिखा है, किसका नंबर है? मैंने कांपता हुआ हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो उसने बिना झिझक के पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। गांव का प्रधान फत्ते सिंह, दूसरे नंबर पर साहूकार करोड़ीमल, तीसरे नंबर पर। पेन से ये लाल स्याही से ये नाम काटा हुआ है। ये 15 लोगों की लिस्ट है, मगर ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ नाम किसने काट दिया? अरे इसे क्या निपटा दिया तुमने? नाम तो हमें ही काटे हैं बाबू साहब। आप तो हमारे दोस्त हैं ना, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। हैं? मेरा नाम? अरे मेरा नाम क्यों भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो ना जमींदार ना साहूकार, सरकार की नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूं भाई। मेरा नाम इसमें क्यों आ गया भाई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
वो जंगल वाला साहब बोलता है, आप सब जंगल के दुश्मन हैं। जंगल हमारा है। ना हमको बांध चाहिए, ना हमको नहर चाहिए। हमको हमारा जंगल चाहिए। वो मुड़कर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर एक बार रुका। उसने अपना हाथ कंधे पर लटके थैले में डाला। मेरा तो हलक सूख गया। न जाने दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे साम्यवाद के मानसिक बीमारों ने इस भोले भाले लड़के का कितना ब्रेन वॉश कर दिया है। पता नहीं यहाँ हमारे दफ्तर में बम फेंकेगा क्या। उसने थैले में से एक शीशे की बोतल निकाली। उसमें शहद भरा हुआ था। बड़ी मधुरता से बोला, आप दोस्त हैं बाबू साहब। गहरे जंगल से लाए हैं आपके लिए शहद। फिर कुछ पल सोचता सा खड़ा रहा। एक लंबी सांस ली, जैसे भीतर की उथल उथल को कोई किनारा दे रहा हो। सहज सा होकर बोला, आप चले जाइए बाबू साहब। ये नक्सलबाड़ी का काला सांप आपको डस जाएगा बाबू साहब। आपको हम बहुत प्यार करते हैं। चले जाइए बाबू साहब। ये इलाका छोड़कर चले जाइए। और वो तेजी से बाहर निकल गया। मैं एक कमजोर सा आदमी अगले 2 दिनों बच्चों और बीवी को साथ लेकर से पलायन कर गया था। आज न जाने किस हाल में होगा मेरा दोस्त मणिशंकर। क्या पता पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया हो, या हिंसक माओवादियों के किसी खूनी षड्यंत्र की भेंट चढ़कर काल के गाल में समा गया। नमस्कार, मेरी ये पहली कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनाने के साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंजुला श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और आप लोगों से रूबरू कराया। और ये पथगामिनी का जो इन्होंने प्रश्न बनाया है, इसके कारण मैं आज आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ और आपको कहानी सुना पा रहा हूँ। इसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग जो इतने प्यार से मेरी कहानी सुन रहे हैं, इसका मैं एक प्रकार से ऋणी रहूंगा। तो अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा अपनी दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है जनक। कहानियां आम जिंदगी में आपके दिल को रौंद कर जो घटना निकल जाए, वहां से कहानी बनती है और उसकी संवेदनशीलता तभी स्थापित होती है। कहानी आपके आसपास भरी पड़ी है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि हम लोग एक कार्यक्रम में बैठे हैं और एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ कार्यक्रम के बीच में आ गया और एक महिला उसे पकड़ कर ले गई। झुग्गी के लोग हैं गरीब से, तो वहां बैठे हुए 10 लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। कुछ लोग सोचेंगे ये गरीब लोग हैं, इसकी माँ होगी डांट रही होगी। कोई दूसरा ये भी सोच सकता है कि पता नहीं इसकी सौतेली माँ हो, या पता नहीं इन लोगों को रोटी मिलती हो या नहीं मिलती हो। तो लेखक तो दूसरी तरीके से सोचेगा ना। उसके मन में उस बच्ची के प्रति संवेदनशीलता होगी, उनकी गरीबी के प्रति एक भाव होगा। तो वहां से लेखन निकलता है। जनक। दरवाजे की घंटी बजी। प्रातः काल के दैनिक कार्यों में व्यस्त सौम्या ने अपने बेतरतीब से बिखरे बालों को रबर बैंड में बांधा और दरवाजा खोल दिया। एक अत्यंत साधारण कुर्ता पायजामा पहने हुए एक ग्रामीण सा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। सौम्या ने प्रश्न सूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम, आप सौम्या हैं? हाँ, तो क्या चाहिए? देखिए, बिजी टाइम है इस वक्त, सुबह सुबह हम चंदा वगैरह नहीं देते, जल्दी बताइए। मैं कीरतपुर से आया हूं। सौम्या एकदम स्तब्ध, बुत बन गई। कई क्षण उस अजनबी को देखती रही। फिर दरवाजे से कुछ कदम पीछे हटकर आगंतुक के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। वो लगातार आगंतुक की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। फिर अपने पति को बुलाने घर के भीतर चली गई। कीरतपुर वो गांव था जहां सौम्या ने जन्म लिया था। वो उसका पैतृक गांव था।
किंतु सौम्या ने कीरतपुर का बस नाम सुन रखा था, बार बार, अनेक बार। नानाजी 2 साल की उम्र में उसे कीरतपुर से अपने साथ ननिहाल ले आए थे। सौम्या ने बड़े होते होते अपने गांव और अपने पिता के संबंध में जो कुछ सुना था, उसके बाद उसके मन में अपने गांव के प्रति एक दहशत सी, एक नफरत सी और वितृष्णा उत्पन्न हो गई थी। उसने तो अपने पिता की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी कल्पनाओं में पिता एक क्रूर हत्यारा था। पिता के रूप में एक दानव की काल्पनिक शक्ल बचपन से ही उसके मस्तिष्क में स्थापित कर दी गई थी। वो तुम्हारी अबला और ममतामयी माँ का हत्यारा है। वो शराब पीता है। अनेक औरतों से संबंध है उसके। वो तुम्हारी माँ से नफरत करता है और तुमसे भी। अगर हम तुम्हें उस बचाकर नहीं ले आते तो क्या पता वो तुम्हें भी मार डालता। सौम्या ने तो अपने गांव का नाम भी आज बरसों बाद सुना था, किंतु न जाने क्यों अचानक अपने पैतृक गांव का नाम सुनकर उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी। एक उत्सुकता और जिज्ञासा ने वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया था। कैसी निर्मोही होंगे उसके जन्मदाता। क्या उन्हें अपनी प्रथम संतान की कभी याद नहीं आती होगी? क्या वास्तव में वे मेरी माँ की तरह मुझे भी नफरत करते होंगे? नाना तो कहते थे कि तू वहां होती तो वो नीच तुझे भी मार डालता। बचपन से अपनी औलादों को दुलारते पिताओं को देखकर एक खालीपन सा मन में सदैव अनुभव किया है, किंतु उसका पिता तो इंसान ही नहीं, दानव है, माँ का हत्यारा है। ऐसे पिता की क्या कल्पना करना। तभी सौम्या ने अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। आगंतुक के सामने एक ग्लास पानी रखकर सामने सोफे पर बैठते हुए पति ने शहरों के बढ़ते अपराधों को देखते हुए शक की निगाह डालकर प्रश्न सूचक शब्दों में कहा, जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका और किस लिए हमारे यहाँ सुबह सुबह आपका आना हुआ? जी मेरा नाम चंदर है और मैं इनके पिता सुकेश बचपन से अच्छे दोस्त थे। आखिरी समय में उसने ठिठक कर एक लंबी सांस ली, जैसे शब्द उसके गले में रुधम गए। एक घूंट पानी पिया और सहज होकर फिर बोलना शुरू किया। आखिरी समय में मैं उसके साथ था। उसने रोते हुए अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताई थी। उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि तू मेरी बेटी को खोज कर लाएगा। जैसे भी हो, मेरा तर्पण उसी के हाथों होगा। वादा कर मुझसे, करेगा ना तू? क्या क्या उनका देहांत हो गया? क्या उनकी गृहस्थी नहीं है? कौन कौन है उनके घर में? गृहस्थी? कैसी गृहस्थी साहब? मैंने तो इस दुनिया में उसके जितना अकेला आदमी आज तक नहीं देखा। इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई दोस्त नहीं। जब भावुक हो जाता है तो जार जार रोने लगता है और कहता है, मैं रेणुका का हत्यारा हूं मेरे दोस्त। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं उसके सिवा अपने जीवन में किसी अन्य औरत की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर आगंतुक ने एक विराम के बाद सौम्या से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना बेटी? उसकी आंखें गीली थीं और उसने याचना के स्वर में सौम्या से अपनी बात कही थी। कई पल सन्नाटा छाया रहा। सौम्या ने पति की ओर देखा। न जाने कितने भाव उसके चेहरे पर आए और चले गए। उसके मन में उथल पुथल थी। भावुक से हो गए पति ने पलकें झपकाकर मौन स्वीकृति भेजी थी। मैं मैं पूरा प्रयास करूंगी चंदन। चंदन सॉरी चाचा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर का कुछ खाने की परंपरा नहीं है। मेरी ट्रेन है, मुझे जाना होगा। और वे उठकर चले गए। वो एक लाहौरी ईंटों का बना हुआ पुराना घर था, जैसे गांव में होते हैं। एक छोटे से आंगन के 3 तरफ कमरे बने हुए थे और एक कोने में खुली सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा आज भी अधजली लकड़ियों और राख से भरा हुआ पड़ा था।
आंगन की दीवारें धुएं की चीकट से काली हो गई थीं, कमरों में ताले लगे हुए थे। कुंबे समाज के लोगों के द्वारा आंगन के बीच में हवन कुंड बनाकर तर्पण की व्यवस्था की गई थी। गांव की औरतें जिज्ञासा और स्नेह से सौम्या की आवभगत करती रही थी। 2 घंटे में यज्ञ समाप्त हुआ और हवन में तर्पण में आए ग्रामीण गांव की बेटी सौम्या को आशीष देकर चले गए। थोड़ी देर में पिता के अनन्य मित्र चंदन व उसकी पत्नी भी घर की चाबियां सौम्या को सौंप कर अपने घर चले गए। देर तक सौम्या के मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा कि मकान को बिना खुले ही लौट जाए। इस घर से, इस गांव से भला उसका अब क्या भावनात्मक लगाव है, सिवाय इसके कि कभी उसकी मां ब्याह कर इस आंगन में आई थी। किंतु एक जिज्ञासा तो थी कि आखिर इस घर में किसी कोने में क्या पता उसकी माँ की यादें बसी हुई हों, माँ की कोई निशानी, उसकी महक न जाने किस कोने में छुपी हुई मिल जाए। आखिर स्वयं मैंने भी तो इसी घर में जन्म लिया था। बचपन की बात और थी, तब लगता था कि किताब में बने दानव के फोटो जैसा कोई खून से सने नुकीले दांतों वाला होगा उसका पिता, किंतु अब बचपन तो नहीं है ना। इंसान अच्छा बुरा हो सकता है, मगर पिता दानव होगा, ये एक कमरे को छोड़कर सभी कमरे लगभग खाली थे, या खेती का सामान, अनाज इत्यादि भरा हुआ था। सामने के कमरे में व्यवस्थित रूप से एक दीवान पड़ा था, जिस पर एक साफ सुथरी सफेद चादर बिछी हुई थी। उसके एक तरफ लोहे की अलमारी और दूसरी तरफ लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक पर ताला लगा हुआ था। सौम्या ने चाबी के गुच्छे में से एक चाबी लगाकर उत्सुकतावश ही संदूक को खोल लिया। सबसे ऊपर एक मैली पुरानी सी डायरी रखी हुई थी, जैसे बच्चों की स्कूल की कॉपी होती है, उस तरह की एक डायरी वहां रखी थी, बहुत पुरानी सी। एक कोने में धातु का एक डिब्बा था। उसको खोलकर देखा तो उसमें एक पीतल की खूबसूरत सिंदूर की डिब्बी, मंगलसूत्र, सोने के हाथ कंगन, कीमती तगड़ी और कई अन्य गहने बेतरतीबी से भरे हुए थे। एक पुराने जमाने की पैसे रखने की थैली थी, जिसमें कई लाख रुपए उल्टे सीधे ठूंस रखे थे। बाकी बक्सा नारी वस्त्रों से लबरेज था। साड़ियां, लहंगा, कमीज, महिलाएं गांव में कमीज भी पहनती थी। और और ये क्या, एक 3 साल की बच्ची की फ्रॉक, और एक और फ्रॉक उससे कुछ बड़ी, फिर किसी बालिका के पहनने के वस्त्र, अनेक वस्त्र निरंतर बड़े होते हुए, भिन्न भिन्न आकार के और उम्र के हिसाब से बढ़ते हुए कपड़े, सलवार कुर्ते और खूबसूरत दुपट्टा। आखिर ये सब क्या रहस्य है मेरे मात्र हंता बाबुल के ग्रहलोक में। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ चली तो आई थी, तो क्या उनके प्रति मेरी नफरत खत्म हो गई? आखिर आपके कारण मेरा बचपन, मेरा पूरा जीवन मातृविहीन, पितृविहीन गुजर गया है मेरे पिताश्री। सारा बक्सा खोलने के बाद, देखने के बाद, आंगन के एक कोने में धूप का एक टुकड़ा सर्दी के इस मौसम में जीवनदायिनी उष्मा का संचार कर रहा था। सौम्या वहीं कोने में पड़ा मूढ़ा डालकर बैठ गई और डायरी के पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना। मेरी प्यारी सोन भरी, आज तुम्हारा तीसरा जन्मदिन है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर फ्रॉक लाया हूं। मेरी बुलबुल, जब तुम देखोगी तो खुशी से चहक उठोगी। मैंने तुमसे तुम्हारे माता पिता दोनों छीन लिए हैं ना मेरी बच्ची। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा ये अभागा बाप तुमसे कितना प्यार करता था। दूसरा पन्ना। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं हूं रेणुका, कायर और डरपोक इंसान हूं। मरने से मुझे डर लगता है, मगर तुम्हारे बिना इस जीवन का कोई मतलब भी तो नहीं है।
अनेक बार नहर में कूदकर या जहर खाकर मरने के बारे में सोचता रहा, मगर जीव मात्र का जीवन के प्रति नैसर्गिक आकर्षण मेरे हौसले पस्त कर देता है। शायद नियति ने इसी जन्म में तुम्हारे प्रति मेरे अत्याचार के पाप का दंड भोगने का आदेश मुझे दिया है कि मैं तिल तिल कर रोज मरता रहूं, ताकि अगले जन्म में निर्मल स्वच्छ हृदय से मेरा तुम्हारा मिलन हो सके। मिलोगी ना मुझे मेरे गुनाहों की कलुष अपने हृदय से पहुंचकर मिलोगी ना अगले जन्म में? मैं जन्म जन्म तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तीसरा पद, तुम तो कहती थी कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने तो मेरे रंगहीन शुष्क जीवन को मधुर सप्त रंगों से आच्छादित कर दिया था। तुम तो भगवान से दुआ करती थी कि हर जन्म में हमारा तुम्हारा साथ बना रहे। फिर क्यों क्यों इतनी छोटी सी बात पर? पृष्ठ के अगले शब्द आंसुओं की बूंदों से धुल गए थे, इसलिए पढ़े नहीं जा सकते। सौम्या ने अगला पन्ना पलटा। प्रिय रेणुका, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया था तो गांव की सबसे बदनाम महिला के साथ एक पुरुष को घर से बाहर निकलते देखा। ये दृश्य पाषाण के प्रहार की तरह मेरे हृदय को लहूलुहान कर गया था। मेरे भीतर मुरझा गया विश्व वृक्ष अचानक जागृत हो उठा और एक सर्प की तरह विषैला फन फैलाकर मौत का सा तांडव करने लगा। क्रोध में इंसान पागल हो जाता है ना? मैं बाहर से ही हृदय में एक शूल सा लेकर दोबारा खेत की ओर लौट गया। घंटों तुम्हारी चरित्रहीनता की कल्पना करता रहा और क्रोध की अग्नि में जलता हुआ घाट पर करवटें बदलता रहा। अंधेरा हो चला था। तुम मुझे ढूंढती हुई खेत पर आई तो मैं आंखें बंद किए गुस्से में घुल रहा था। अपनी आंखों में तुम्हारे बदचलनी के, तुम्हारे चरित्रहीनता के काल्पनिक दृश्य देख रहा था। अचानक तुम्हारी उपस्थिति ने आग में घी का काम किया और बेतहाशा मेरे मुंह से निकल गया, उल्टा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस इतना सा ही तो गुनाह था मेरा, और घर लौटकर तुमने आनंद फानंद में अपनी जिंदा चिता सजा ली। आज सोचता हूं कि मेरे इन विषैले शब्दों से एक पवित्र हृदय नारी को कितना आघात लगा होगा, जो उसने जीवन समाप्ति का ही निर्णय ले लिया था। लेकिन तुमने हमारी दुधमही बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। एक पल में मेरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया तुमने। एक बार तो कह दिया होता कि घर में हमारी गुड़िया को देखने बच्चों का डॉक्टर आया था। अगला पन्ना। प्रिय रेणुका, पूरी दुनिया की निगाहों में तुम्हारे घर वालों के लिए और पूरी दुनिया के लिए और अपनी छोटी सी सौंदर्य के लिए ही नहीं, मैं अपनी दृष्टि में भी खुद को ही अपराधी मानता हूं। जो व्यक्ति एक नारी के अतुल्य प्रेम को, उसकी भावनाओं की संवेदनशीलता को और उसकी पवित्रता को न पहचान पाए, उससे बड़ा गुनाहगार दुनिया में कौन होगा भला? इसीलिए अपनी लाडली से नजरें मिलाने का ताब कभी नहीं ला पाया। पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में, अपने पिता के बारे में, कि मेरा पिता मेरी माँ का हत्यारा है, हिंसक जानवर है, एक सजा याफ्ता मुजरिम है। मरने से पहले अपनी बच्ची को एक बार देखने भर का मन है, किंतु शायद मेरे जीवन में यह संभव नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में अपनी प्रति घृणा देखने से पहले ही इस दुनिया से आंखें मूंद लेना चाहता। डायरी का अंतिम पन्ना। मेरी प्यारी सोनपरी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। ये तुम्हारा अभागा पिता
तुम्हारी दुनिया उजाड़ने का अपराधी है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने से भी डरता हूं कि कहीं मेरे दुर्भाग्य की काली परछाई तुम्हारे जीवन के उजालों के लिए अभिशाप न बन जाए। हो सके तो अपने अभागे पिता को क्षमा कर देना। बस मेरी एक ही प्रार्थना है मेरी सोन परी, कि इस घर की संपत्ति और जमीन को मत ठुकराना। उस पर तुम्हारे सिवा किसी का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे चरण कमल इस घर के आंगन में पड़ेंगे, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आओगी ना अपने अभागे पिता का तर्पण करने? आओगी ना? सौम्या ने खुली डायरी से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उठकर उस बिस्तर पर लेट गई जिस पर उसके पिता सोते रहे होंगे। उसे लगा जैसे उसके पिता की गोद से विमुख रही जिंदगी आज तृप्त हो उठी। उसका अचानक उसे बाहों में लेकर रुला रहा है। नमस्कार। मेरी दूसरी कहानी यहीं समाप्त होती है। दरअसल मेरा शायद परिचय आपसे ठीक से नहीं हो पाया। मेरा उम्र 72 साल होने जा रही है और जिंदगी में बहुत से थपेड़े खाए हैं और बहुत सारी दुनिया देखी है। बचपन में पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते थे, तो हम लोग शहर में रहते थे। और उसके बाद एक सुदूर गांव, सुदूर तो नहीं था, गाजियाबाद से नजदीक ही था, मगर एक ठेठ गांव था, वहां फिर हम आ गए। तो दोनों ही तरह के वातावरण को, दोनों ही तरह के जीवन को, जीवन शैली को और लोगों की सोच को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शहर भी एक बिल्कुल अलग संस्कृति के शहर में मैंने आंखें खोली। जोधपुर राजस्थान का इंटीरियर था और उस जमाने में रेगिस्तान था, उसकी अपनी संस्कृति थी। इसलिए मेरी कहानियों में आपको कहीं ना कहीं मारवाड़ का रंग भी मिलेगा, कहीं ना कहीं जोधपुर का रंग भी मिलेगा। हाँ, कमेंट्स में देख रहा हूँ और मेरे सभी दर्शकों को मैं, श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कमेंट्स निकल जाते हैं और मैं उनको निकलते हुए देख नहीं पाता हूँ। तो ग्रामीण वातावरण में कहानियों की जब मैं बात कर रहा था, तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है जिस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। एक जाति भी नहीं लिखूंगा, अत्यंत दलित परिवार की एक छोटी सी बच्ची के साथ दुर्दांत बलात्कार हो गया था। ये बात करीब 20-25 साल पुरानी है। तो उसके बाद गांव समाज था, पंचायत हुई, लोगों ने, लड़की अल्पसंख्यक समाज की थी और बहुत ही गरीब मजदूर था, बाहर से आकर गांव में रहता था, उसकी वो बच्ची थी। लोगों ने उसे समझाया कि तू गरीब मजदूर है, क्या मुकदमा मुकदमा करेगा, कहाँ तुझे न्याय मिलेगा, जो हो गया सो हो गया, तो अब छोड़ इन बातों को और फैसला कर लेते हैं। तो पंचायत बैठी और उसमें गांव के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग और जो चौधरी टाइप लोग होते हैं वो बैठे, और उस दलित समाज जो अच्छे बहुमत में था उसके भी कुछ मुअज्जिज लोग बैठे, और उस बाहर के मजदूर के 2-3 आदमी पंचायत में याचनात्मक स्वर में हाथ जोड़कर बैठ गए कि हमारे साथ न्याय करो। तो गांव का अधिकतर समाज अपने गांव के दलित समाज के साथ था। वो चाहते थे कि कम से कम मुआवजे में, कम से कम पैसे देने के बाद ही ये मजदूर शांत हो जाए। मगर मैं अकेला आदमी था जो कल्पना करके कि इस बच्ची ने कितनी करुणा झेली होगी, कितना दर्द झेला होगा, उसने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। इस करुणा के कारण मुझे लगता था कि कुछ ऐसा पैसा उसे मिल जाए जिससे उसका भविष्य कुछ संभल सके, कहीं उसे शिक्षा मिल सके। तो मैंने पुरजोर तरीके से ये बात अपनी रखी उस पंचायत में कि अधिक धनराशि इस मजदूर को मिलनी चाहिए,
भले ही इस दलित समाज, हालांकि वो लोग इतने गरीब नहीं थे, भले ही उनकी जाति दलित रही हो, नौकरी वोकरी करते थे, तो इनके द्वारा कुछ अधिक मुआवजा, भले गांव के कुछ लोगों को चंदा इकट्ठा करके देना पड़े, मुआवजा दिया जाना चाहिए, मगर बहुत सामान्य से मुआवजे में वो आदमी मान गया और गांव छोड़कर चला गया। उसके कुछ बरस बाद या 5 या 7 या 10 साल बाद मैंने नगर निगम का एक चुनाव लड़ा। पार्टी ने जबरदस्ती मुझे टिकट दे दिया कि आपको नगर निगम का सभासद बनना है और आप ये चुनाव लड़िए। तो मैंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। जब मैं उस दलित समाज जिसके बहुत वोट थे उनसे वोट मांगने गया, तो उन्होंने कहा कि आप तो उस दूसरे गांव के मजदूर के साथ थे, अब आपको लज्जा नहीं आती हमसे वोट मांगते हुए, जाओ उसी से वोट मांगो जो दूसरे गांव चला गया। तो संवेदनशीलता की कहीं ना कहीं कीमत भी चुकानी पड़ती है, और यहीं से, इसी दर्द से कहानियां निकलती हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़े होंगे, तभी इस पटल पर आज आए हैं। तो अपने भीतर की संवेदनशीलता को जगाइए और आपके समाज में चारों तरफ जो कहानियां बिखरी पड़ी हैं उन्हें समेटिए, और उसी आधार पर कविता लिखिए, उसी आधार पर कहानियां बनाइए, उसी आधार पर चित्र बनाइए। नमस्कार। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।